हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 से जो आपका एजुकेशन का सब्जेक्ट है टीचर एंड टीचर एजुकेशन हिंदी मीडियम में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेके आया हूं। आप इतना कर लेते हो तो आपके लिए मोर देन इनफ होगा, यही आपके पेपर में आने वाला है। फ्री नोट्स भी आपको मैं दूंगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आपको कुछ पूछना हो तो इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो और आप प्लीज़ फॉलो करना ना भूलें। और टेलीग्राम पे हम आपको गूगल ड्राइव का लिंक देते हैं जो कि पिन कर रखा है मैसेज, वहाँ पे आपको सारे अपने नोट्स मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम जाके अपना चेक कर लेना। एकलव्य स्नातक 1 आपको सर्च मारना है, वहीं पे एक पिन मैसेज दिखेगा आपको जहाँ पे नोट्स सारे होंगे दिए हुए सेमेस्टर वाइज। तो सबसे पहला आज का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो है प्राचीन भारत में शिक्षक शिक्षा का विकास। शिक्षक शिक्षा का मतलब क्या होता है कि आप जब एक टीचर बनना चाहते हो तो आपको कुछ कोर्सेज करने पड़ते हैं टीचर बनने के लिए। जैसे आज की डेट में बीएड करते हो आप या डाइट करते हो, उसके बाद आप टीचर बनते हो। तो प्राचीन भारत में शिक्षक शिक्षा कैसी थी उस टाइम पे, क्या होता था? कॉलेज वगैरह तो होते नहीं थे, तो क्या था वो आपको बताता हूँ। देखिए, तो वहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा होती थी। होता क्या था, प्राचीन भारत जो था हमारा, उसमें जो शिक्षक होता है उसको गुरु कहा जाता था और उसको ज्ञान मतलब देने के लिए बेसिकली माना जाता था। गुरु हमें ज्ञान देता था, अध्यात्म का मतलब वो आपको रास्ता बताता था, हमारा मार्गदर्शन करता था जो गुरु होता था। और यानी कि जो शिक्षा का आदान प्रदान होता था वो एक तो मोस्टली तो मौखिक था, मुंह से गुरु बोलता था और जो शिष्य है वो सुनता था। लेकिन उसके साथ साथ पुस्तक ज्ञान तक लिमिटेड नहीं थी नॉलेज, कि बस बुकिश नॉलेज नहीं होती थी। जीवन कैसे जीना है, नैतिकता क्या होती है, सही बुरा क्या होता है, समाज में आपकी जिम्मेदारी क्या होती है, ये सब आपको सिखाया जाता था। तो शिक्षण प्रक्रिया व्यक्तिगत थी, यानी कि गुरु अपने शिष्य की क्षमताओं और जरूरतों के अनुसार शिक्षा प्रदान करता था। जैसा बच्चा होता था उसके अकॉर्डिंग उसको गुरु सिखाता था। उदाहरण के लिए महाभारत में द्रोणाचार्य और उनके शिष्यों का वर्णन गुरु शिष्य परंपरा का सबसे बेहतर उदाहरण आप मान सकते हो। अगर आपने महाभारत देखी है तो भाई उस महाभारत में क्या है, जो गुरु द्रोणाचार्य हैं वो अपने शिष्यों के साथ जो है गुरु शिष्य परंपरा का एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। दूसरा पॉइंट है शिक्षक बनने की योग्यता। प्राचीन काल में क्या होता था, शिक्षक बनने के लिए कड़ी योग्यता आपके पास होनी चाहिए। केवल विद्वान, तपस्वी और नैतिक दृष्टि यानी कि जो अच्छा काम ही सिर्फ करता हो वो ही शिक्षक बन सकता था। और शिक्षक बनने के लिए वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र ये सब का ज्ञान, प्राचीन ग्रंथों का जो अध्ययन करना, पढ़ना बहुत जरूरी था। शिक्षक को ना केवल शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए बल्कि वह आत्म अनुशासन, देखो शास्त्रों का ज्ञान होना तो है ही है, साथ साथ सेल्फ डिसिप्लिन भी होना चाहिए उस टीचर में। तपस्या वो करता हो, साधना का पालन करने वाला हो, मतलब जो गुरु है वो गुरु की तरह रहे। ठीक है। फिर है शिक्षा के क्षेत्र का विस्तार। हुआ क्या, शिक्षा केवल धर्म या अध्यात्म तक सीमित नहीं थी। यह वेद, गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, आयुर्वेद, राजनीति और युद्ध कला भी उस टाइम पे पढ़ाए जाते थे। ये नहीं बस वेदों को पढ़ाया जाता था, गणित भी पढ़ाई जाती थी, खगोल शास्त्र भी होता था, चिकित्सा यानी मेडिसिन भी होती थी, आयुर्वेद भी होता था। तो शिक्षा का उद्देश्य बेसिकली यही था, व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना जो आप लाइफ में, रियल लाइफ में उसको यूज कर सको ताकि आप अपने समाज की सेवा कर सको। उदाहरण के लिए तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटीज का नाम आपने सुना होगा। वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे और यहाँ के शिक्षक भी बहुत उच्च कोटि के विद्वान होते थे जो तक्षशिला और नालंदा में पढ़ाया करते थे। ठीक है। फिर चौथा पॉइंट है शिक्षक की जिम्मेदारी। जो गुरु होता है उसकी जिम्मेदारी क्या होती है? शिक्षक का कार्य केवल शिष्य को पढ़ाना नहीं था बल्कि उसका समग्र विकास करना, मीन्स होलिस्टिक डेवलपमेंट, उसकी हर एक चीज को विकास करना। तो शिक्षक अपने शिष्यों के लिए आदर्श होता था, एक आइडियल होता था। बच्चे अपने गुरु से सीखते थे, तो उनका जीवन, उनका आचरण, कैसे उनका आचरण है और उनका ज्ञान, वो विद्यार्थियों के लिए मोटिवेशनल एक इंस्पिरेशन होती थी कि हाँ भाई हमें प्रेरणा का स्रोत है हमारे गुरु जी। और शिक्षक को चरित्र निर्माता के रूप में देखा जाता था। बच्चों का चरित्र कैसा होगा ये उसके गुरु पर डिपेंड करता है। उदाहरण के लिए रामायण में वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे ऋषियों का आदर्श गुरु माना गया जिन्होंने राजकुमारों को शिक्षा के साथ नैतिकता और नेतृत्व की कला सिखाई। जो गुरु वशिष्ठ थे, गुरु विश्वामित्र थे, उन्होंने रामायण में राजकुमार जो होते हैं, जो भगवान राम और उनके भाई थे, उनको शिक्षाएं दी और उनके अंदर का जो कैरेक्टर डेवलप हुआ वो कहीं ना कहीं गुरुओं की वजह से ही हुआ। फिर है धर्म और नैतिकता पर जोर। प्राचीन शिक्षा में क्या होता था, धर्म की बात बहुत ज्यादा की जाती थी कि आप अधर्म के रास्ते पे मत चलो, धर्म के रास्ते पे चलो। नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता था, सही गलत सिखाया जाता था। शिक्षक धर्म क्या है, उसके कर्म क्या है, उसको अच्छे से बताया जाता था। एक शिष्य की समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी होती है वो सिखाया जाता था। उपनिषद के अंदर एक लाइन आती है, सत्यम वद धर्मम चर, यानी कि सत्य बोलो, धर्म का पालन करो। जैसे उपदेश गुरुओं द्वारा दिए जाते थे, गुरु अपने बच्चों को सिखाते थे कि भाई सत्यम वद धर्मम चर, यानी कि सत्य बोलो, धर्म का पालन करो। फिर है शिक्षा संस्थानों का विकास। शिक्षा कहाँ पे होती थी?
तो प्राचीन भारत में शिक्षा के लिए गुरुकुल से लेकर बड़े बड़े शिक्षण संस्थान जैसे तक्षशिला और नालंदा विकसित हुए। पहले तो गुरुकुल होते थे छोटे छोटे, वो भी ऐसे एरियाज में, गाँव में और जंगलों में, लेकिन धीरे धीरे बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ भी बनने लगी। तो इन संस्थानों में शिक्षक बहुत विद्वान होते थे, वो अपने शिष्यों को उच्चतम स्तर की शिक्षा देते थे वहाँ पे। और इन ये शिक्षण संस्थान ये जो होते थे, जो यूनिवर्सिटीज़ होती थी, वहाँ सिर्फ भारत के नहीं विदेश के भी बच्चे पढ़ने आते थे भाई, याद रखना। जिससे आप मान के चलो कि भारत की शिक्षा का महत्व कितना था उस टाइम पे। स्त्री शिक्षकों की भूमिका, तो भाई प्राचीन काल में कुछ विदुषी महिलाएं भी हुई हैं। जैसे विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है, तो जो विद्वान जो एक पुरुष होता है, वैसे ही अगर कोई विद्वान महिला है तो उसको विदुषी कहा जाता है। तो बहुत महिलाएं भी टीचर होती थी, जो कि उनको समाज में बहुत सम्मान की नज़र से देखा जाता था। जैसे उदाहरण के लिए गार्गी और मैत्री, ये आपने देखा होगा, कॉलेज के भी नाम है, गार्गी कॉलेज और मैत्री कॉलेज। तो ये इन्हीं लेडीज़ के नाम पे पड़ा है, जो बहुत ज़्यादा विद्वान थी और इन्होंने भी बहुत शिक्षा दी है प्राचीन समाज को। फिर है शिक्षक और समाज का संबंध। तो शिक्षक को माना जाता है कि जैसा शिक्षक होगा वैसा ही समाज होगा, ठीक है। शिक्षकों के ज्ञान और आदर्श के आधार पर समाज का विकास होता है, यानी कि समाज शिक्षकों को सम्मान और सहयोग प्रदान करता था। बहुत इज्जत थी भाई, जो टीचर लोग होते थे, गुरु होते थे। राजा महाराजा भी शिक्षकों का आदर किया करते थे और उनकी सलाह लेकर काम करते थे। फॉर एग्जाम्पल चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा देते थे और उनके ज्ञान के बल पर ही मौर्य साम्राज्य पूरा इतना खतरनाक साम्राज्य बन पाया था, क्योंकि चाणक्य ने गाइड किया था भाई। अब हमारा अगला प्रश्न है मध्यकालीन भारत में शिक्षक शिक्षा का महत्व और विकास, यानी कि आपका मिडेवल पीरियड जब आता है, मुगलों वाला, सल्तनत वाला, जहां मुस्लिम शिक्षा ज्यादा हावी थी, तो उस टाइम पे कैसे होता था, आइए मैं आपको बताता हूं। तो मध्यकालीन भारत में शिक्षक शिक्षा का विकास कैसे हुआ, देखो। मध्यकालीन भारत में शिक्षक शिक्षा का विकास धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभावों से प्रभावित था, यानी कि इस काल में मुस्लिम शासन देखने को मिलता है हमारे यहाँ। मध्यकाल में जब आप पढ़ोगे तो आपको अकबर, बाबर और ये मतलब जितने जो ये सुल्तान थे वो देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या विशेषताएं थी मैं आपको समझाता हूं। जो प्रारंभिक शिक्षा संस्थान होते हैं, जिसको आप आज की डेट में प्राइमरी स्कूल्स कहते हो, ठीक है, प्राइमरी स्कूल्स होते थे उस टाइम पे, उनको कहा जाता था मकतब और मदरसा। मकतब होता था प्राथमिक शिक्षा का केंद्र, जो प्राइमरी स्कूल्स होते थे जहां कुरान की शिक्षा दी जाती थी। मदरसा होते थे हाई स्कूल्स, यानी कि जहां धर्म के साथ साथ गणित, खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, चिकित्सा, लिटरेचर ये सब पढ़ाया जाता था। तो मकतब यानी कि प्राइमरी स्कूल्स, मदरसा यानी कि हायर लेवल के स्कूल्स, ये आप याद रखिएगा। फिर शिक्षक बनने की प्रक्रिया। शिक्षक बनने के लिए कोई डिग्री, कोई कोर्स तो नहीं होता था, लेकिन शिक्षक वही बन सकता है जिसको धार्मिक ग्रंथों की नॉलेज हो, खासकर इस्लामी शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए था। और अनुभव आधारित शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाता था। डिग्री विग्री नहीं होती थी, एक्सपीरियंस मैटर करता है कि आपको एक्सपीरियंस कितना है। गुरु शिष्य परंपरा थी, यानी कि भारत के समाज में गुरु शिष्य परंपरा का महत्व अभी भी बना हुआ था। यहाँ पे जो शिक्षक होते थे उनको आचार्य कहा जाता था या मौलवी। मुसलमान अपने आचार्यों को, टीचरों को मौलवी कहा करते थे। वो विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया करते थे। और इस समय शिक्षक की भूमिका ना केवल शिक्षा देने तक सीमित थी, बल्कि वो विद्यार्थियों के जीवन के अंदर जो अच्छे मूल्य होते हैं, जो नैतिकता, सही गलत क्या है, सही राह दिखाना, वो काम भी मोटिवेट करना, ये सब टीचर का ही काम होता था। विषय और पाठ्यक्रम। तो मध्यकाल में क्या पढ़ाया जाता था, धार्मिक शिक्षा की बात करें तो कुरान, हदीस, इस्लामिक कानून, ये सब पढ़ाए जाते थे। और कुछ कॉमन जो सब्जेक्ट्स थे वो थे गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, साहित्य। भाषा भी पढ़ाई जाती थी। फारसी भाषा का बहुत दबदबा था मुगल काल में, तो फारसी, अरबी, संस्कृत ये बहुत ज्यादा पढ़ाई जाती थी। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स थे जो मैंने आपको बताए। शिक्षक की योग्यता। तो एक टीचर कौन बन सकता है, शिक्षक बनने के लिए ज्ञान का उच्च स्तर होना बहुत जरूरी था। आपके अंदर नॉलेज बहुत होनी चाहिए। और शिक्षकों का सिलेक्शन उनके ज्ञान, उनका व्यवहार कैसा है, उनका कैरेक्टर कैसा है, चरित्र कैसा है, इसके आधार पर होता था। और शिक्षक को नैतिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी था। वो सही गलत को परखता हो और थोड़ा स्पिरिचुअल हो, आध्यात्मिक हो, अच्छा टीचर हो। और मुस्लिम शासकों का क्या योगदान था उस टाइम पे, तो दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के समय में शिक्षा को बढ़ावा मिला, क्योंकि अकबर, शेरशाह सूरी, औरंगजेब जैसे जो राजा हुए हैं, इन्होंने मदरसों की स्थापना करी जहाँ पे पढ़ाया जाता था। अकबर के शासनकाल के अंदर आप देखोगे धर्म और शिक्षा के प्रति बहुत सहिष्णुता देखने को मिलती है, क्योंकि उसने हिंदुओं को भी अपना जो भी वो शिक्षा देते थे वो कंटिन्यू रखने दिया और उनके ऊपर कई तरीके के टैक्स हटा दिए। और मतलब इस तरीके से उसने थोड़ा बैलेंस बना के रखा था। बाकी के शासक इतने अच्छे नहीं थे।
शिक्षा में सुधार और चुनौतियां। तो इस काल में शिक्षा धर्म पर आधारित थी, बेसिकली इस्लाम की शिक्षा ज़्यादा थी हावी, और इसलिए हर किसी को तो वो काम की नहीं थी। तो महिलाओं और निचली जातियों को भी शिक्षा का अवसर ज़्यादा नहीं मिलता था, और बेसिकली शिक्षा का उद्देश्य धार्मिक अनुष्ठान और प्रशासनिक कार्यों तक सीमित था। शिक्षा को देने का मतलब यही था कि बच्चा पढ़ लिख कर वो कुछ धर्म का ज्ञाता बने या वो शासन में मदद करे, प्रशासन के अंदर, ठीक है। और मध्यकालीन शिक्षा का प्रभाव क्या रहा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मध्यकाल में शिक्षा ने समाज को धर्म और प्रशासनिक रूप से संगठित करने में मदद की, और शिक्षकों ने धार्मिक और नैतिक मूल्यों को समाज में बनाए रखा। जो टीचर होते थे वो सही गलत की पहचान करना, बच्चे को धर्म का पालन करना, ये सब सिखाते थे। और इस समय जो एजुकेशनल सिस्टम था उसी से आगे की जो आधुनिक हमारी जो शिक्षा प्रणालियाँ हुई उसकी एक नींव यहीं से पड़ी गई थी, ठीक है, मध्यकाल से ही। तो ये आप मान के चलिए। फिर निष्कर्ष की बात करें तो यही है कि भाई मध्यकाल का जो भारत था वहाँ पे प्रॉपर को यूनिवर्सिटीज़ वगैरह इतनी नहीं थी, मदरसे मकतब ये सब चीज़ें होती थी, और ज़्यादातर शिक्षा जो थी वो धार्मिक रूप से केंद्रित थी, इस्लामिक शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है आधुनिक भारत में शिक्षक शिक्षा का विकास। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी हमने आधुनिक काल को नहीं पढ़ा है, हमने प्राचीन काल पढ़ा है, हमने मध्यकाल पढ़ लिया है। अब मैं आपको आधुनिक काल में बताता हूँ शिक्षा का विकास कैसे हुआ। तो आधुनिक काल को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ब्रिटिश वाला काल और आपका आज़ादी के बाद का काल। तो इसमें शिक्षा का विकास हुआ, ठीक है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें आई हैं, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले ब्रिटिश शासनकाल में शिक्षक शिक्षा कैसी थी, टीचर एजुकेशन। तो देखिए, सबसे पहले प्रारंभिक प्रयास क्या किए गए ब्रिटिशर्स के द्वारा। ब्रिटिश शासन के दौरान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था प्रशासनिक कार्यों के लिए भारतीयों को ट्रेन करना। वो हमारा विकास करने नहीं आए थे यहाँ पे, उन्होंने हमें इसीलिए यहाँ पे पढ़वाया कि हम पढ़े लिखे होकर उनको मदद करें सरकारी कामकाज में। तो यहाँ पे 1813 का चार्टर अधिनियम आता है। तो ये पहला कदम था जिसमें शिक्षा के लिए धन का प्रावधान किया गया कि हम आपको फंड एलोकेट करेंगे, और शिक्षा के क्षेत्र में इनको पता लगा कि भाई हाँ, एक ऐसा ट्रेंड टीचर होना चाहिए कि भारत के लोगों को जो सिखा सके, पढ़ा सके, जिससे वो लोग फिर पढ़ लिख कर हमारी मदद करें। फिर आता है वुड का डिस्पैच 1854। ये क्या है? इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यानी कि ये वुड्स डिस्पैच भी एक ऐसी पॉलिसी थी जिसके अंदर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक, यानी कि प्राइमरी लेवल के शिक्षक जो पहले से 5वीं तक पढ़ाते हैं, और माध्यमिक शिक्षक, इनके ट्रेनिंग के लिए नॉर्मल स्कूल्स खोले गए। यानी कि ऐसे इन्होंने सिफारिश करी कि भाई एक प्रॉपर नॉर्मल स्कूल खोलो जहाँ पे ये सब एजुकेशन अच्छे से मिले, और एक स्ट्रक्चर बनाओ शिक्षकों का, मतलब एक मतलब कहते हैं ना, एक संस्थागत ढांचा हो जहाँ पे टीचर अच्छे से ट्रेंड हो, अच्छे से उनको सब नॉलेज मिले। फिर 1857 में भारत के 3 प्रमुख विश्वविद्यालय खोले गए, कलकत्ता विश्वविद्यालय, बम्बई और मद्रास, ठीक है। और क्योंकि ये 3 जगहों पर अंग्रेजों का प्रभाव ज़्यादा था तो इन्होंने यहीं पर खोले, और यहाँ पे अब और ज़्यादा ज़रूरत बढ़ गई इन यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पर टीचर जो पढ़ाने आए। फिर हंटर आयोग, हंटर कमीशन जिसे कहते हैं 1882, इसने भी ये बताया कि भाई प्राथमिक शिक्षा पर जोर दो, बच्चों को पढ़ाओ, उनको बेसिक नॉलेज दो, जब ही आगे वो कुछ बन पाएंगे। तो बेसिकली यही बोला कि इसके अलावा जो टीचर हैं उनको जो ट्रेनिंग करनी है उसके लिए प्रॉपर संस्थान बनवाओ भाई, बहुत ज़रूरी है, बढ़ाना पड़ेगा उसकी संख्या को। फिर नॉर्मल स्कूल की स्थापना करते हैं अंग्रेज। नॉर्मल स्कूल शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए बनाए गए थे, यानी कि ऐसे स्कूल होते थे जहाँ टीचर्स लोगों को पढ़ाया जाता था। ये संस्थान प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षकों को तैयार करते थे, बेसिकली कि यहाँ पे आपको प्राइमरी लेवल की एजुकेशन कैसे लेनी है वो वहाँ पे सिखाया जाता था। इसमें आपको शिक्षण की विधियाँ बताई जाती थी, टीचिंग मेथड कितने होते हैं, कितने तरीके के होते हैं। नैतिक और धार्मिक शिक्षा दी जाती थी टीचरों को कि आपको सही गलत की पहचान कैसे करनी है, बच्चों को क्या सिखाना है। पाठ योजना का निर्माण, यानी कि लेसन प्लान कैसे बनाना है, आप पढ़ाने से पहले प्लान जो है अपना घर से बनाओ कि ये बच्चों को आज आप क्या क्या पढ़ाने वाले हो। तो ये सब चीज़ें आने लगी। माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए भी प्रयास हुए कि अब थोड़ा हायर लेवल पे शिक्षक जो ट्रेन करने हैं तो उसके लिए अलग संस्थान बनाओ, ठीक है। तो उच्च शिक्षा में मतलब उच्च शिक्षा में शिक्षकों को गणित, विज्ञान, साहित्य जैसे जो सब्जेक्ट होते हैं यही तो पढ़ाया जाता है आपको जब आप 6 से 10th तक जाते हो। तो इन सब चीज़ों को कैसे पढ़ाना है इसकी ट्रेनिंग दी गई। तो शिक्षकों के प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग का उद्देश्य यही था कि भारत के लोग योग्य होकर उनकी मदद करें। बेसिकली उनका यही था मकसद, इनके भारत के लोगों को पढ़ाने का। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शिक्षक शिक्षा का विकास कैसे हुआ, ठीक है। अब अंग्रेजों का टाइम चला गया, अब हम ये देखेंगे गांधीवादी शिक्षा क्या होती है। देखो, महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा का प्रस्ताव रखा। महात्मा गांधी मानते थे बेसिक एजुकेशन प्राइमरी सभी को मिलने चाहिए, और इसमें यही है
कि भाई इस प्रणाली में शिक्षक को हाथ से काम करने, स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने और नैतिक मूल्यों का पाठ पढ़ाने का शिक्षण दिया जाता था, कि टीचर जो है वो खुद हाथ से ज़्यादा से ज़्यादा काम करके दिखाए और मतलब खुद से काम करे, और वही है सही गलत के बारे में शिक्षा दे बच्चों को। शिक्षकों को विद्यार्थियों के लिए एक आदर्श व्यक्तित्व बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता था, यानी कि एक ऐसी अच्छी पर्सनैलिटी बनाओ अपनी, बच्चों के सामने एग्जाम्पल सेट करो कि हाँ यार ये हमारा टीचर है, ठीक है, ऐसा सिखाया जाता था। राष्ट्रीय नेताओं का योगदान, तो शिक्षा में रविंद्रनाथ टैगोर जी का क्या योगदान रहा? इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना करी और शिक्षक और छात्र के बीच एक मित्रवत संबंध को बढ़ावा दिया। इन्होंने बोला कि एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में दोस्ताना जो है संबंध होने चाहिए। और इसके अलावा मदन मोहन मालवीय जी हैं, इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी, जो आज भी BHU का नाम आपने सुना होगा भाई, आज तक वो टॉप पे आता है, तो BHU है। यहाँ शिक्षकों को भारतीय संस्कृति और मूल्यों के आधार पर ट्रेनिंग दी गई कि भाई भारत की संस्कृति कैसी है, बच्चों को सिखाओ, सही गलत बताओ। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता पाने के लिए शिक्षा को भारतीय संस्कृति और परंपराओं के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। यहाँ पे सभी ने, जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने बोला कि भाई टीचर लोग जितने भी हो वो आप देश को आज़ाद कराने के लिए जागरूक हो जाओ और जितना हो सके शिक्षा का प्रसार करो, भारत के जो लोग हैं उनको पढ़े लिखे बनाओ, ठीक है। फिर स्वतंत्रता के बाद ये टीचर एजुकेशन का विकास कैसे हुआ? देखो, स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, भारत की सरकार ने शिक्षा के विकास को प्राथमिकता दी, क्योंकि अब हमें लगता है अब हम नया देश बन चुके हैं, आज़ाद हैं, तो अब हमारे देश में टीचर्स तो भाई होने चाहिए ना। तो शिक्षकों के प्रशिक्षण को सुदृढ़ और व्यापक बनाने के लिए बहुत सारे आयोग बनाए गए, समय समय पर कमेटीज़ बनाई जाती थी, कमीशंस बनाई जाती थी, जो कि देखती थी देश में क्या हालात हैं, कैसी योजना बनाई जानी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही शिक्षा के बहुत सारे आयोग बनाए गए, जैसे 1948 से 49 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बनाया गया। तो इसका बेसिकली काम ये था कि जो टीचर्स हैं उनकी क्वालिटी अच्छी हो, उनको प्रोग्राम ऐसे ऐसे शुरू करो जिससे उनकी ट्रेनिंग और अच्छी हो, और शिक्षकों के लिए पेशेवर विकास और अनुसंधान की आवश्यकता, यानी कि टीचर रिसर्च ज़्यादा करे, ठीक है, और एक प्रॉपर डिग्री हो, पेशेवर डिग्री, जिसको करके टीचर बने। फिर 1952 से 53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग बनाया गया, यानी कि जो आपकी प्राइमरी के अगली वाली जो स्टेज होती है, ठीक है, जब आप जो है आप जब सेकेंडरी एजुकेशन पे जाते हो, इसमें क्या होता है, माध्यमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की सिफारिश करी इस आयोग ने। बोला कि भाई और ज़्यादा कॉलेजेस बनाओ, और इसके अलावा मनोविज्ञान जो होता है, साइकोलॉजी, वो पढ़ाओ, और टीचिंग के मेथड सही क्या होते हैं वो पढ़ाओ सही से, कि भाई बच्चों को पढ़ाना कैसे एग्जैक्टली। फिर 1964 से 66 के बीच में कोठारी आयोग बनाया गया, ठीक है, और इस आयोग ने बताया कि देश के अंदर 10+2+3 की शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, 10वीं, फिर उसके बाद 2 साल 12वीं, फिर 3 साल की ग्रेजुएशन, ऐसा ही इन्होंने मेथड बताया। और इसके अलावा टीचर और ज़्यादा अच्छे से काम करें, ट्रेनिंग अगर उनको अच्छी से देनी है तो इन सर्विस ट्रेनिंग भी दो, जब वो सेवा प्रदान कर रहे हैं, जब वो टीचर हैं तो उस टाइम भी उनको ट्रेनिंग दो समय समय पर, ठीक है, तो इससे और ज़्यादा अच्छा होगा। और टीचिंग की जो टेक्निक्स है नई नई यूज़ करो। फिर 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है, जिसको बाद में 1992 में अपडेट कर दिया गया था। तो इस शिक्षा नीति को आगे भी हम पढ़ेंगे, बेसिकली इसमें क्या है वो मैं आपको आगे बता दूंगा, वो ज़्यादा सही रहेगा। फिर उसके बाद NCTE नाम से कुछ मतलब ऐसे संस्थानों की स्थापना करी गई जिसका नाम था NCTE, जो आज भी जितने भी BEd कॉलेजेस होते हैं, टीचर एजुकेशन कॉलेजेस होते हैं, उनको यही मान्यता प्रदान करता है। तो 1973 में जो है इसको स्थापित किया गया था, 1995 में इसको प्रॉपर एक दर्जा मिला। तो ये बेसिकली क्या करता है, टीचर एजुकेशन कैसे होगी उसका मानक निर्धारित करता है। कोई भी कॉलेज है वो पढ़ा सकता है BEd या नहीं, उसके लिए यही डिसाइड करता है। जो कॉलेज होते हैं वो NCTE अप्रूव्ड होने चाहिए। तो ये बेसिकली रेगुलेट करता है उसको, मतलब देखता है कि मतलब टीचर एजुकेशन का जो संस्थान है वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और इसके अलावा IGNOU और ओपन की यूनिवर्सिटीज़ भी खोली गई, जहाँ बच्चे अपने डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से BEd कर सकते हैं, अपने घर बैठे हुए आप BEd कर सकते हो। फिर 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है, जहाँ बोला गया जो शिक्षक शिक्षा है, यानी कि जो BEd है उसको 2 साल से बढ़ा के 4 साल किया जाए। और शिक्षक जो होते हैं टीचर, उनको अलग अलग भाषाओं का ज्ञान हो, उनको डिजिटल लिटरेसी यानी कि उनको टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो, डिजिटल चीज़ों का ज्ञान हो, समावेशी शिक्षा यानी कि सभी बच्चों, हर तरीके के बच्चों को साथ कैसे लेके चलना है इसका ज्ञान हो, और शिक्षा का भारतीयकरण और नई तकनीकों का उपयोग, यानी कि आप जो है
अपने भारत की शिक्षा हो, ज़्यादा वेस्टर्न शिक्षा पे मत जाओ और नई नई तकनीकों का यूज़ करो पढ़ाते समय, डिजिटल क्लासरूम्स का यूज़ करो, ठीक है। और ऑनलाइन जो है चीज़ें उसको, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये भी ऑनलाइन शिक्षा है। वर्तमान में शिक्षक शिक्षा के प्रमुख पहलू क्या हैं? आज की डेट में डिजिटल युग है, ऑनलाइन शिक्षण के लिए मतलब जो है स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जा रहा है कि आपको टीचर बनना है कल को, तो आपको ऑनलाइन पढ़ाना भी आना चाहिए। कई सारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स भी हैं जैसे स्वयं, दीक्षा, जहाँ से जाके आप पढ़ सकते हो। शिक्षकों को जो है टेक्नोलॉजी से अवगत कराया जा रहा है कि आपको भाई ये टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, ठीक है। कैसे लाइव करते हैं, कैसे ऐप्स होते हैं, कैसे गूगल मीट पे क्लास लेते हैं। फिर यही है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, जो स्पेशल जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो मतलब अलग कैटेगरी के होते हैं, तो उनको कैसे पढ़ाना है, ठीक है, और उनके लिए सिलेबस क्या अलग करना चाहिए थोड़ा, वो सब इसमें आया। इन सर्विस ट्रेनिंग को बढ़ावा दिया गया कि जो लोग ऑलरेडी टीचर बन चुके हैं उनको भी समय समय पर जो है ट्रेनिंग दो कि जो नई नई टेक्निक्स आ रही है उनको जानकारी दो, जिससे वो शिक्षकों को अपडेट रहने में मदद मिलेगी। लगातार उनको बोलो कि भाई अच्छे से ये सब चीज़ें सीखो। शिक्षक और सामाजिक परिवर्तन, इसका मतलब है शिक्षकों को समाज में नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है कि आप समाज का नेतृत्व करो। उसको ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी टीचर को कि आपको ही समाज संभालना है। टीचर के हाथ में बागडोर सारी समाज की होती है और आपको बच्चों को नैतिक और अच्छे सामाजिक मूल्यों को बताना है कि अच्छी बातें क्या होती हैं, ठीक है। तो लेकिन अभी कुछ चुनौतियां हैं, लाइक अभी भी जो प्रशिक्षकों की गुणवत्ता में कमी है। जो लोग सिखाते हैं, जो ट्रेन करते हैं, वो अभी भी उस क्वालिटी के नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी वो ट्रेनिंग के कॉलेजेस वगैरह की सुविधाएं इतनी नहीं हैं। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या आज भी बहुत ज़्यादा नहीं है जो ये बीएड कॉलेजेस होते हैं। आधुनिक तकनीकों और डिजिटल कौशल में शिक्षकों की कमी, आज की भी डेट में स्कूल के कई टीचर हैं जिनको ऑनलाइन पढ़ाना नहीं आता, डिजिटल चीज़ें यूज़ करनी, टेक्नोलॉजी यूज़ करनी नहीं आती। निष्कर्ष यही बनता है कि आधुनिक भारत में शिक्षक शिक्षा का विकास बेसिकली इसलिए किया गया कि हमारे भारत की जो शिक्षा प्रणाली, एजुकेशनल सिस्टम है वो अच्छा हो, और सिर्फ ऐसा ना हो कि मतलब बस मतलब आप नाम के लिए पढ़ा रहे हो, प्रॉपर आप सर्विस में हो तो भी आपको ट्रेनिंग मिलती रहे समय समय पर आयोग बनाए गए, बहुत सारी समितियां बनाई गई, एजुकेशनल पॉलिसीज़ बनाई गई। तो ये आप निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हो। अब हमारा अगला जो प्रश्न है, जो टॉपिक है, वो है विभिन्न स्तरों पर सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा, यानी कि टीचर बनने से पहले आप कौन कौन से कोर्स करते हो, ट्रेनिंग लेते हो। तो सेवा पूर्व यानी कि आप पहले तो आप ये कोर्स करते हो ताकि आप टीचर बनने के लिए व्यावसायिक रूप से तैयार हो जाओ, यानी कि आप अगर ये कोर्स करोगे तो आप टीचर बन जाओगे। तो यहाँ पे होता क्या है कि अलग अलग स्तरों पे होती है, प्राथमिक लेवल का टीचर बनना है या माध्यमिक बनना है या उच्च शिक्षा आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाना है, तो इसका डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहला आता है आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि नर्सरी का टीचर है, प्राइमरी का टीचर है, कक्षा 1 से 5 तक का टीचर है, ये अर्ली चाइल्डहुड केयर का टीचर माना जाता है। तो बेसिकली इसमें आपको क्या पढ़ाया जाता है जब आप ये कोर्स करोगे तो आपको बच्चों के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक विकास को बताया जाएगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका विकास कैसे होता है, ताकि आप उस तरीके से उनको हैंडल कर पाओ क्लासरूम में। और खेल और गतिविधियों के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा, एक्टिविटीज़ कराई जाएगी। जो विशेष बच्चे होते हैं उनको कैसे पढ़ाना है ये आपको सिखाया जाएगा। तो ये बेसिकली डिप्लोमा होता है। एक तो डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ये डीएलएड होता है 2 साल का, और इसके अलावा आपका नर्सरी टीचर ट्रेनिंग होता है, ठीक है, एनटीटी कहते हैं जिसको, ये भी 2 साल का ही होता है। तो इसमें बेसिकली आपको जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं उनको कैसे पढ़ाना है वो आपको सिखाया जाता है। फिर आता है आपका थोड़ा और प्राइमरी लेवल, ये तो अभी थोड़ा प्री वाला था, नर्सरी वाला, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर। अब प्राइमरी लेवल पे प्रॉपरली, प्राइमरी का मतलब होता है 1st से 5th क्लास। तो इसका टीचर आपको जब बनाया जाता है तो आपको भाषा का ज्ञान होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि आपको कैसे पढ़ाना है, ठीक है। आपको गणित का भी ज्ञान होना चाहिए, पर्यावरण अध्ययन को भी आपको पता होना चाहिए, ये सब सब्जेक्ट्स को पढ़ाना कैसे आपको, ठीक है, क्योंकि ये तो है नहीं कि आप ऐसे ही जाके पढ़ा दोगे, आपको खुद को भी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सब के लिए, ठीक है। और अगर अब मैं आपको आगे बताऊँ तो इसके अलावा इसके लिए डीएलएड 2 साल का होता है, बीएलएड भी होता है 4 साल का, इंटीग्रेटेड होता है। तो बेसिकली यही था इसमें। फिर आता है सेकेंडरी लेवल, 6ठी से 10वीं क्लास तक अगर आपको पढ़ाना है
तो इसके अंदर फिर आपको गणित का ज्ञान होना चाहिए कि गणित कैसे पढ़ानी है, विज्ञान कैसे पढ़ाना है, समाज अध्ययन सोशल साइंस कैसे पढ़ानी है, इसकी समझ होनी चाहिए। इसके अलावा इस टाइम पे बच्चे किशोर अवस्था में होते हैं तो उनकी क्या समस्याएं होती हैं वो आपको सिखाया जाता है, और आपको प्रोजेक्ट वर्क कैसे करवाना है, ग्रुप डिस्कशंस कैसे करवानी है, ऑडियल विजुअल जो चीज़ें होती हैं उसको कैसे यूज़ करना है वो आपको सिखाया जाता है। तो इसके लिए बेसिकली बीएड और डीएड, ये आज की डेट में बीएड चलता है, 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है, तो ये आप मान के चलो। तो इसके अलावा टीचिंग के अंदर जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होती है, आपको करवाया जाता है सब कुछ। टीचिंग प्रैक्टिस के लिए स्कूल्स में भी भेजा जाता है, क्लासरूम मैनेजमेंट भी सिखाया जाता है आपको कि कैसे आपको क्लासरूम में मैनेज करना है बच्चों को, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी। फिर आती है हायर सेकेंडरी लेवल की शिक्षा। तो ये 11वीं और 12वीं के लेवल पे अगर आपको पढ़ाना है तो आप कर सकते हो। तो इसके लिए बेसिकली आपको बीएड करी होनी चाहिए और आपको जिस सब्जेक्ट में 11th 12th को पढ़ाना है उसमें आपकी मास्टर्स होनी चाहिए। तो आपको इसमें और ज़्यादा गहन नॉलेज होनी चाहिए। तो 11th 12th के विद्यार्थियों की मानसिकता अलग होती है, ठीक है, और उनकी समस्याएं अलग होती हैं और उनको आपको करियर भी गाइड करना होता है। तो ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। इसके लिए बीएड होती है बेसिकली, और एमएड भी होती है, ठीक है, ये कुछ कोर्स होते हैं। तो इसके अंदर इसकी यही चीज़ें हैं कि शिक्षण सामग्री की गहन और मतलब आप जो भी पढ़ाओगे उसको डीप रिसर्च करके आओगे, कहने का मतलब है आपको ऐसा सिखाया जाएगा और बच्चों को हायर लेवल की शिक्षा अच्छे से आप दे पाओ, उनको करियर के लिए रेडी कर पाओ, ठीक है, कि बच्चा कुछ करियर में बन जाए यार, ऐसा टीचर मिले उसको। फिर स्पेशल एजुकेशन आज की डेट में बहुत ट्रेंडिंग है, थोड़ा सा ये अलग हो जाता है। जो बच्चे थोड़े से स्पेशल जो नीड्स वाले बच्चे होते हैं उनकी ज़रूरतें अलग होती हैं। तो बेसिकली इसका सिलेबस यही होता है, शारीरिक मानसिक और बौद्धिक रूप से जो अक्षम बच्चे हैं, जो शारीरिक रूप से अक्षम है या मानसिक रूप से, उनको अलग से कैसे पढ़ाना है वो सिखाया जाता है। उनको समावेशी शिक्षा के बारे में बताया जाता है बच्चों को कि आपको सभी को साथ लेके कैसे चलना है। तो इसके लिए डीएसई होता है, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, या बीएड इन स्पेशल एजुकेशन आप कर सकते हो, दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। तो बेसिकली यही है कि जो विशेष जो बच्चे होते हैं उनको समाज से जोड़ना, उनका जो वो है कॉन्फिडेंस बढ़ाना, ठीक है, और उनके आत्मनिर्भरता को आगे मतलब वो ज़्यादा वो करना कि हाँ भाई वो बच्चे आत्मनिर्भर रहें, किसी और पर डिपेंड ना रहें। चुनौतियाँ क्या हैं? आज भी वो ट्रेन करने वाले टीचर उतने अच्छे नहीं हैं, संसाधनों की कमी है, ग्रामीण क्षेत्रों में इतना अवेलेबल नहीं होते स्पेशल कॉलेजेस, और डिजिटल तकनीकों में शिक्षकों की तैयारी नहीं है, मीन्स टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं होता जो टीचर्स हैं उनको, और जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, वो अभी भी उतना समय के अनुसार आगे नहीं बढ़ा है भाई, बहुत टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है। ये सेवा पूर्व जो शिक्षक शिक्षा होती है, जो इतने सारे कोर्स होते हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है? एक तो आप प्रोफेशनली ट्रेंड होते हो, दूसरा आपकी क्वालिटी में सुधार होगा, ठीक है, आप एक अच्छे शिक्षक बन पाओगे, ठीक है, क्वालिटी में सुधार होगा, क्योंकि भाई जब आप ये इतने सारे कोर्स करके आओगे तो ऑब्वियसली आप जब सामने वाले को भी पढ़ाओगे तो लगेगा कि हाँ भाई आपने कुछ किया है, ठीक है। उसके अलावा विद्यार्थियों का समग्र विकास होता है। आप अगर ट्रेंड हो अच्छे से तो आप अपने विषय में तो आप निपुण बनाते ही हो। प्रशिक्षित शिक्षक जो होता है वो विद्यार्थियों को एकदम मस्त बना देता है उस सब्जेक्ट में, और वो समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी क्या है ये भी टीचर आपको सिखाते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है एनसीटीई। तो एनसीटीई क्या होता है मैं आपको डिटेल में समझाता हूं, ठीक है। तो देखो एनसीटीई क्या होता है, इसकी विशेषताएं आपको मैं बता देता हूं। इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ठीक है, एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो भारत के अंदर जो टीचर्स एजुकेशन दी जा रही है उसको यही कंट्रोल करता है। इसका बेसिकली यही है कि शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी हो, कॉलेजेस वगैरह घोटाले ना करें, गड़बड़ ना करें, ये ध्यान रखता है। और डिटेल में समझाता हूँ। तो इसको बेसिकली 1993 में बनाया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश पर, और 1995 में इसको कानूनी रूप से मान्यता मिल गई थी। इसका उद्देश्य है शिक्षक शिक्षा के मानकों को निर्धारित करना, कि आपको बीएड, डीएलएड, स्पेशल एजुकेशन ये सब करवाना है तो उसके लिए मानक होते हैं कुछ, कि आपको इन पे खरा उतरना पड़ेगा जब भी आप ये शिक्षा दे सकते हो कॉलेजेस को। तो ये उस चीज़ को तय करता है। देश भर में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण और मतलब देखता है, इंस्पेक्शन करता है कि कोई कॉलेज सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उनको मान्यता भी यही देता है कि ये ऐसे थोड़ी कोई भी कॉलेज खोल के पढ़ाने लग जाओगे, आपको अप्रूवल चाहिए होता है एनसीटीई का। और
शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो, बेसिकली यही इनका मेन जो है वो उद्देश्य रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। इसका कार्य क्षेत्र क्या है? एनसीटीई का कार्य क्षेत्र पूरे भारत में है। इसके कई सारे ऑफिस हैं, जैसे जयपुर के अंदर है इसका ऑफिस, बेंगलोर के अंदर है, भुवनेश्वर में है और भोपाल में है। ये 4 जगहों पर इसके ऑफिस हैं बेसिकली। ठीक है, और शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम का विकास, जो आपको बीएड में पढ़ाया जाता है, जो आपको डीएलएड में पढ़ाया जाता है, ठीक है, जो कोर्सेज होते हैं उसका जो सिलेबस होता है वो एनसीटीई तैयार करता है। ठीक है, कि ऐसा सिलेबस हो, तकनीकी रूप से भी अच्छा हो, व्यावसायिक रूप से भी अच्छा हो और समावेशी शिक्षा दी जाए कि बच्चों को सभी को साथ कैसे लेके चलना है। तो जो प्राथमिक लेवल के टीचर हैं उनको अलग सिलेबस दिया जाता है, माध्यमिक और उच्च शिक्षा वाले जो ट्रेनिंग होती है उसमें अलग सिलेबस होता है। तो ये सब कुछ एनसीटीई द्वारा ही डिजाइन किया जाता है। इसके अलावा जितने भी जो आपके यूनिवर्सिटीज होती हैं, कॉलेजेस होते हैं, उनको मान्यता यही प्रदान करता है। मान्यता प्राप्त करने के लिए उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाएगा, कॉलेज का कैसा है, उसके संसाधन कैसे हैं, उसका स्टाफ कैसा है, ये सब जब पूरा करेंगे वो नीड्स को, जब ही वो अप्रूवल मिलेगा भाई। और किसी भी गैर मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा संचालित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अवैध भी ये घोषित कर सकता है। यानी कि अगर किसी कॉलेज को मान्यता प्राप्त नहीं है और वो बीएड करवा रहा है तो भाई उसको अवैध घोषित कर दिया जाएगा, उसी तुरंत फ्रॉड बता दिया जाएगा। तो वो यही बताता है। शिक्षक प्रशिक्षण के मानकों को निर्धारित करना, यानी कि एनसीटीई ये देखता है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए। यानी कि आपको अगर किसी को टीचर बनाना है तो आप खुद भी तो टीचर होने चाहिए ना। फॉर एग्जांपल आप बीएड कॉलेज में जाओगे तो वहां आपका कोई प्रोफेसर होगा जो पढ़ाएगा, तो उसको कितनी नॉलेज होनी चाहिए, उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, वो भी एनसीटीई हमें बताता है। और कितना समय उसको ट्रेनिंग करनी है, क्या करना है, न्यूनतम मतलब उसको कितना पढ़ा हुआ होना चाहिए, ये सारी चीजें एनसीटीई तैयार करता है। निरीक्षण और निगरानी रखता है कि भाई समय समय पर इंस्पेक्शन करना, जो लोग पालन नहीं कर रहे इनके रूल्स का, उनकी मान्यता रद्द कर दो। ठीक है, और इसकी टीम लगातार इंस्पेक्शन करती रहती है पूरे इंडिया में, इधर उधर हर साल लिस्ट आती है फ्रॉड यूनिवर्सिटीज की। शिक्षण क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना, तो इसके अंदर क्या है कि ये देखता है कि जो आज की डेट में जो टीचिंग है उसको ऐसा बनाओ कि भाई रिसर्च बेस्ड ज्यादा बनाओ। ठीक है, रट्टा वट्टा मत लगवाओ। ठीक है, ऐसा पढ़ाओ कि जो बच्चा याद रखे यार, और थोड़ा वो खुद से भी कुछ करे। ट्रेनिंग उसकी ऐसी हो कि रिसर्च वर्क ज्यादा दो उसे। डिजिटल उसको शिक्षा के बारे में अवगत कराओ कि पढ़ाना कैसे है, स्मार्ट क्लासेस कैसी होती हैं, ऑडियो विजुअल्स दिखाओ उसे, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाओ, ये सब होता है। ठीक है, ये सब भी ये बोलता है लोगों को करने के लिए। शिक्षकों की पेशेवर विकास में योगदान, तो बेसिकली एनसीटीई का काम होता है जो ये टीचर एजुकेशन है इसको प्रोफेशनल लेवल पे ले जाना। जो भी इस कोर्स को करेगा वो एक तो भाई प्री सर्विस, आप टीचर लगने से पहले कोर्सेज करते हो। इसके अलावा आप पेशेवर रूप से और अच्छा होना चाहते हो तो आप ट्रेनिंग के दौरान, मतलब टीचर बनने के दौरान भी आप ट्रेनिंग ले सकते हो, ताकि समय समय पर नई नई चीज़ें जो आ रही हैं, जो वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं उसके अंदर आप सीखते रहो। फिर है समावेशी शिक्षा और विशेष शिक्षा को बढ़ावा। तो एनसीटीई का बेसिकली टारगेट ये रहता है कि सभी जो जरूरतों वाले बच्चे होते हैं, जो हर बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ठीक है, उनका विकास करना है, उनको कैसे आगे बढ़ाना है, उनको ट्रेन कैसे करना है, इसके ऊपर ये काम करता है। ठीक है, ऐसा ही सिलेबस बनाता है कि सभी को फायदा मिले। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इसकी क्या भूमिका है, तो एनसीटीई ने ही बीएड को 4 साल का करने के लिए अप्रूवल दिया है, जहां पे वो कहता है कि भाई जो टीचर है वो एक तो सभी को साथ लेके चले, समग्र हो, बहुभाषी हो, यानी कि अलग अलग हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज से आती हो, और टीचर जो बनेगा ना उसको टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान होना चाहिए। ऐसा सिलेबस बनेगा अब 4 साल वाली बीएड में। तो यही है, लगातार अपडेट करना चीज़ों को इसका काम है। डिजिटल शिक्षा में भी इसका योगदान रहा है कि शिक्षकों के लिए डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम चलाता रहता है समय समय पर। जो टीचर हैं वो ऑनलाइन भी जो है पढ़ सकें, जिसके लिए स्वयं दीक्षा, ये ऐसे कुछ पोर्टल्स हैं। ई लर्निंग सामग्री जैसे पीडीएफ नोट्स होते हैं, वेबसाइट के नोट्स होते हैं, वो कैसे बच्चों को देने हैं, ये सब सिखाया जाता है। शिकायत निवारण तंत्र, एक इसकी कंप्लेंट कमेटी भी होती है, जो अगर किसी बच्चे को, किसी टीचर को, किसी भी व्यक्ति को लगता है कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी है, और अगर कोई आपको लगता है उल्लंघन हो रहा है नियमों का, तो आप इसको शिकायत कर सकते हो एनसीटीई को, ये उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। फिर अगला टॉपिक है हमारा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की आपने बुक्स पढ़ी होंगी, तो एनसीईआरटी क्या है आपको बताता हूँ। एनसीईआरटी क्या है, एक स्वायत्त संस्था है
ठीक है, जो कि स्कूल लेवल की शिक्षा को अच्छे करने में ज़्यादा काम करती है। बुक्स पब्लिश करता है एनसीईआरटी, रिसर्च करता है कि भाई कैसे नई चीज़ें ऐड ऑन करनी है, स्कूल की शिक्षा को और अच्छा करना है, नई सरकार को नीतियां बनाने में सलाह देनी है, उनको लागू करवाने में मदद करनी है, रिसर्च लगातार करनी है। तो एनसीईआरटी को 1 सितंबर 1961 को बनाया गया था। भारत सरकार ने इसको बनाया था कि स्कूल लेवल की शिक्षा अच्छी हो सके, उसके लिए इसका गठन हुआ था। इसका जो हेड ऑफिस है वो नई दिल्ली के अंदर है, साउथ दिल्ली के अंदर। और एनसीईआरटी के अंतर्गत यहाँ पे 2-3 चीज़ें आती हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर आपकी 2-3 चीज़ें आती हैं। एक है रीजनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि क्षेत्रीय स्तर पर आपके जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो होते हैं। और इसके अलावा CIET होती हैं, ठीक है। CIET क्या होते हैं? ये भी केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। यहाँ पे कैसे टेक्नोलॉजी को सिखाना है, जो मतलब जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उसके लिए भी ये संस्थान बनाए जाते हैं। और रिसर्च वर्क वगैरह के लिए भी ट्रेनिंग, रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए भी संस्थान होते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। तो ये तो इसके लिए जो भी इसके संस्थान है वो मैंने आपको बता दिए। अब एनसीईआरटी का उद्देश्य क्या है वो समझते हैं। तो इसका उद्देश्य है शिक्षा में सुधार लाना और शिक्षा की गुणवत्ता मीन्स क्वालिटी को अच्छा करना, और सिलेबस को बनाने में, और जो आपकी जो टीचिंग की जो मेथड्स हैं उसको नया करना, नवीन करना, इसके लिए काम करना, सिलेबस अच्छा हो। स्कूली शिक्षा के लिए एक समान पाठ्यक्रम पूरे देश में हो, यानी कि एक ऐसा सिलेबस जो पूरे देश में चलता हो। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार रिसर्च करना और न्यू टेक्नोलॉजी को लाना। शिक्षकों के व्यावसायिक विकास और प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम बनाना, यानी कि ये कोर्सेज भी करवाता है कुछ जिससे आप ट्रेनिंग ले सकते हो। बाल शिक्षा और समग्र विकास को प्रोत्साहित करना, यानी कि बच्चों को अच्छे से कैसे पढ़ाना है, सभी बच्चों को साथ लेके कैसे चलना है, उस चीज़ के लिए भी ये काम करता है। फिर एनसीईआरटी के कार्य और भूमिका। बेसिकली इसका काम था पाठ्यक्रम निर्माण करना, कि पढ़ाना क्या है एक्चुअली। तो इसके लिए एनसीएफ नाम से एक चीज़ आती है। तो एनसीईआरटी समय समय पर क्या करता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार करता है, ठीक है, जो कि कैसा सिलेबस होना चाहिए उसके ऊपर काम करता है। तो बेसिकली 1975 में सबसे पहले इसने ये तैयार किया, फिर 1988, फिर सन 2000, फिर 2005। तो इस तरीके से ये समय समय पर कैसे नया सिलेबस होना चाहिए, ठीक है, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस रहता है इसका। और इसके अलावा ये कोशिश करता है पूरे देश में, आपने देखा होगा एनसीईआरटी चलती है हर बोर्ड में, चाहे कोई हरियाणा बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, एनसीईआरटी हर जगह चलती है। तो बेसिकली इसका उद्देश्य यही है, भारत में जो भी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं वो एक ही सिलेबस को पढ़ें। इसके अलावा एनसीईआरटी बुक्स बनाता है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक, ठीक है, जिसको सीबीएसई सहित बाकी जितने भी बोर्ड हैं वहाँ पे इसको पढ़ाया जाता है। एनसीईआरटी की जो पुस्तकें होती हैं, बुक्स होती हैं, वो बहुत सरल होती हैं, बहुत साइंटिफिक होती हैं, बाल केंद्रित होती हैं, बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। और गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, अंग्रेजी, सभी लैंग्वेजेस, सभी सब्जेक्ट्स की बुक एनसीईआरटी पब्लिश करता है। फिर है टीचर ट्रेनिंग। तो ये टीचर ट्रेनिंग के कोर्सेज बीएड, एमएड, डिप्लोमा ये एनसीईआरटी भी करवाता है। इसके एनसीईआरटी के अंदर एक संस्थान आता है RIE, तो वो ये सब करवाता है कोर्स, 2-2 साल वाले जो कोर्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा अनुसंधान और विकास, यानी कि रिसर्च और डेवलपमेंट करना एनसीईआरटी का काम है। शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च करो, कुछ नई मेथड आई है तो उसको ऐड करो। बाल शिक्षा को कैसे सही करना है, विशेष जरूरत वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये शिक्षा पर रिसर्च करता है बेसिकली। और एजुकेशनल मुद्दों के ऊपर ये रिपोर्ट निकालता है, डाटा जो होता है उसको पब्लिश करता है कि हाँ भाई ये रिपोर्ट आई है, ये हमें आगे कुछ करना चाहिए बदलाव। शैक्षिक प्रौद्योगिकी, यानी कि एनसीईआरटी के तहत CIET नाम से एक संस्थान बनाया गया जिसका काम है कि ये टेक्नोलॉजी को जोड़ना एजुकेशन के साथ, डिजिटल शिक्षा को आगे बढ़ाना। ई पाठ्य पुस्तक मीन्स जो आपकी PDF वगैरह होती हैं, ऑनलाइन बुक्स होती हैं, उसको बढ़ावा देना। ई लर्निंग सामग्री, इसके लिए ई पाठशाला नाम से इनका प्लेटफॉर्म है, दीक्षा नाम से पोर्टल है, और नॉर्मली एनसीईआरटी की वेबसाइट से भी आप बुक्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, PDF फॉर्म में। फिर है नीतियों और योजनाओं का समर्थन। तो एनसीईआरटी क्या करता है, पूरे देश के अंदर जो नीतियां बनती हैं उसको लागू करने में सरकार की मदद करता है। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, समग्र शिक्षा अभियान, ये जितने भी अभियान थे इसमें एनसीईआरटी ने पूरा योगदान दिया अपना, ठीक है, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए।
बाल विकास और समावेशी शिक्षा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि बच्चों का अच्छे से विकास हो, इसलिए सही सिलेबस बनाना, किताबें सही बनाना जो बच्चे समझ पाएँ, सिलेबस ऐसा हो। और जो जरूरत जिसकी ज़्यादा है, जो बच्चे मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड हैं, उनके लिए अलग तरीके का सिलेबस बनाना, नैतिक शिक्षा को भी ऐड करना सिलेबस में, लाइफ स्किल्स जो होती हैं वो ऐड करना, एनवायरनमेंट की जागरूकता के ऊपर ध्यान देना, ऐसा भी सिलेबस में कुछ डालना लगातार, ठीक है। तो यही है एनसीईआरटी की विशेषता। बेसिकली एनसीईआरटी के सुझावों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी सराहा जाता है भाई, इंटरनेशनल लेवल पे भी एनसीईआरटी की बहुत तारीफ होती है। और एनसीईआरटी बेसिकली यही चाहता है शिक्षा में समानता आए, पूरे देश में एक जैसा सिलेबस पढ़ाया जाए, और लगातार ये नई नई शिक्षा की विधियाँ, जो नए मेथड आते हैं टीचिंग के, उसके ऊपर रिसर्च करता रहता है। और डिजिटल शिक्षा वाला मैंने आपको बता ही दिया है। अब आते हैं यूजीसी के ऊपर। यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, जो कि यूनिवर्सिटीज़ को कंट्रोल करता है, जितने भी लेवल, जो बड़े लेवल के कॉलेजेस होते हैं आपके। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये भारत में उच्च शिक्षा को विनियमित करता है, यानी कि जो आपका यूनिवर्सिटी लेवल की शिक्षा है, तो ये मेक श्योर करता है कि विश्वविद्यालय अच्छी क्वालिटी के हों, कॉलेजों को मान्यता प्रदान करता है, और मतलब टाइम टू टाइम चेक करता है कोई गलत कॉलेज तो नहीं चल रहा, गलत यूनिवर्सिटी तो नहीं चल रही। यूजीसी बेसिकली 28 दिसंबर 1953 को इसको बनाया गया था, और 1956 में संसद द्वारा एक प्रॉपर इसको मान्यता दी गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अलावा क्षेत्रीय ऑफिस भी हैं इसके, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी, बेंगलुरु, ठीक है, अलग अलग जगहों पे छोटे मोटे ऑफिस भी हैं। मेन ऑफिस इसका नई दिल्ली में है। याद रखना, ये जो है हाई लेवल की जो शिक्षा है यूनिवर्सिटी लेवल की, उस पर काम करता है, उच्च शिक्षा को अच्छा करना। विश्वविद्यालयों को मदद करता है, पैसों से फंड एलोकेट करता है, उच्च शिक्षा में रिसर्च करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, उसके ऊपर ये फोकस करता है, टेक्नोलॉजी आए, ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल पर। तो यूजीसी के मुख्य कार्य क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज होते हैं, उनको मान्यता प्रदान करना यूजीसी का काम है, कि भाई कौन सा आप एक कॉलेज बना सकते हो, उसके लिए आपको अप्रूवल चाहिए यूजीसी का। और जो यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज होगा, यूनिवर्सिटी होगी, वही डिग्री दे सकती है, ऐसे नहीं कोई भी कॉलेज खोल के बैठ जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए ये मानक निर्धारित करता है कि भाई क्या, अगर आपको कॉलेज लेवल पे पढ़ाना है तो सिलेबस क्या होगा, टीचिंग मेथड क्या होगा, असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन कैसे करोगे, पेपर कैसे होंगे। तो ये सब चीज़ों को ये लगातार अपडेट करता है और देखता है कि सही से ये काम कर रहा है या नहीं। ये यूनिवर्सिटीज़ को वित्तीय सहायता देता है, कॉलेजों को अलग अलग योजनाओं के तहत, ठीक है। और रिसर्च की भी बहुत सारी परियोजनाएं होती हैं, जो बच्चे रिसर्च करते हैं उनको भी ये स्कॉलरशिप्स वगैरह देता है। शिक्षा को अच्छा बनाने के लिए यूनिवर्सिटीज़ को पैसा देता है। छात्रों के लिए स्कॉलरशिप्स देना, फेलोशिप्स, आप अगर मतलब पीएचडी करना चाहते हो, आपने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया है, तो आपको फेलोशिप मिलती है, पैसे मिलते हैं यूजीसी की तरफ से। बेसिकली इसका काम ये है कि आपने अगर नेट का एग्ज़ाम दिया है और आप जेआरएफ कैटेगरी में आते हो, तो आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है, यानी कि 40 से 45 हज़ार रुपये पर मंथ, आप जब तक पीएचडी करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें ये हेल्प करता है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट ये करवाता है, जिसके माध्यम से जो है जो इस टेस्ट को पास करता है वही प्रोफेसर बन सकता है, ठीक है, या वही पीएचडी कर सकता है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान भी चलाया गया था कि विश्वविद्यालय लेवल पर शिक्षा को अच्छा करने के लिए, और इसलिए ये इस अभियान के लिए वित्तीय सहायता करता है, ठीक है, और जितना हो सकता है फंड वगैरह देता है। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा, यूजीसी जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन को भी बढ़ावा देता है। इग्नू जैसे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी इसी के द्वारा कंट्रोल्ड है। डिस्टेंस एजुकेशन है, एसओएल जो हो गया या फिर इग्नू हो गया, उसको भी ये कंट्रोल करता है। और मुफ्त में, ठीक है, तो ऑनलाइन शिक्षा जो होती है या फिर डिस्टेंस एजुकेशन होता है, उसके लिए ये काम करता है। और एक इसका पोर्टल है, ठीक है, एक इसका पोर्टल है जिसको कहा जाता है स्वयं पोर्टल, तो उसके द्वारा भी ये क्या करता है, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। ये स्वयं जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा, तो वहाँ पे आपको मटेरियल मिलता है, क्लासेस मिलती हैं, ठीक है। हालांकि इतना कुछ होता नहीं है, नाम का होता है, बट खोल रखा है, हाँ भाई फ्यूचर में कुछ होगा ऐसा। शिक्षक विकास और प्रशिक्षण, तो ये क्या करता है कि भाई किस तरीके से ट्रेनिंग ज़्यादा करवानी है, और मतलब कैसे तरीके का टीचर आना चाहिए यूनिवर्सिटी में, तो ये नेट की परीक्षा को आयोजित करता है। और शिक्षकों के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाता है, और जिससे कि जो भी प्रोफेसर बनेगा वो उसको भाई एक तो रिसर्च वर्क अच्छे से उसने कर रखा हो, प्लस उसने नेट का एग्ज़ाम अच्छे से दे रखा हो, उसका एग्ज़ाम कंडक्ट भी यही करवाता है।
तो इस तरीके से ये चाहता है कि अच्छे टीचर्स आएँ। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, तो यूजीसी जो है वो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी जोड़ के काम करता है, कोलैब करके संयुक्त शोध परियोजनाएं चलाता है, जहां इंडियन यूनिवर्सिटीज़ बाहर की यूनिवर्सिटीज़ से मिलकर रिसर्च वर्क करती हैं, जहां बच्चे जाते हैं। फिर है ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल संसाधन, तो यूजीसी ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी चीज़ें करी हैं, जैसे स्वयं पोर्टल है जहां मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा, या ईपीजी पाठशाला जहां आपको एमए लेवल के एमकॉम लेवल की जो सामग्री है वो आपको मिल जाएगी, बुक्स वगैरह। शोध गंगा नाम से पोर्टल है जहाँ पे जो रिसर्च वर्क वाले बच्चे हैं उनको वहाँ पे कुछ ना कुछ मटेरियल मिल जाता है। इसके अलावा छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप्स वगैरह, योजनाएं, फेलोशिप वगैरह ये चलाता है, जो मैंने आपको पीछे बताया भी था जेआरएफ वाला, और SC/ST स्टूडेंट्स को भी मदद करता है ये। मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप है, ये भी मतलब इसमें भी पैसे मिलते हैं। प्री एंड पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति है, ठीक है, जो बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, तो ये सब ये काम करता है। फिर आता है डाइट, ठीक है। अब हम डाइट की बात कर लेते हैं, डाइट में क्या होता है। तो डाइट में बेसिकली ये जिला लेवल पे वो संस्थान होते हैं जहां आपको प्राइमरी एजुकेशन के लिए तैयार किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। इसका काम है प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा को बढ़ावा देना। 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसके तहत इसको बनाया गया था। तो डाइट आपने सुना होगा ना, आप डाइट कर रहे हो या फिर आप डिप्लोमा कर रहे हो, जेबीटी कर रहे हो, तो वो यहीं से ही होता है, ठीक है, प्राइमरी वाला डिप्लोमा। तो बेसिकली इसको प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा को अच्छा बनाने के लिए डाइट्स की स्थापना की गई थी, और विद्यालयों के लिए अच्छे शिक्षक आए, ठीक है, प्राइमरी स्कूल्स में अच्छे टीचर आए, उसके लिए ये काम करता है। नई नई टेक्नोलॉजी का और रिसर्च वर्क को बढ़ावा देना टीचर्स के बीच में, तो इसको 1988 में बनाया गया था, और 1986 में इसकी बात रखी गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, उसी के तहत इसको 1988 में बनाया गया था। डाइट संस्थान राज्य के शिक्षा विभाग के अधीन कार्य करते हैं, ठीक है। तो जो राज्य होगा उसका शिक्षा विभाग, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो उसको संभालता है। जिला स्तर पर डाइट्स बहुत ज़्यादा होती हैं अलग अलग जिलाओं में, तो प्रत्येक जिले में एक डाइट संस्थान होता है भारत की, ठीक है। जिला लेवल पे स्ट्रॉन्ग करना चीज़ों को। तो इसके मुख्य कार्य हैं टीचर ट्रेनिंग, टीचर्स को ट्रेन करना। एक तो प्री सर्विस ट्रेनिंग ये करवाता है, जिसके लिए डीएलएड नाम का कोर्स है, जेबीटी वगैरह भी जिसको कहा जाता था पहले, तो वो एक कोर्स करवाता है। इसके अलावा इन सर्विस ट्रेनिंग भी ये करवाता है। लाइक आप टीचर बन चुके हो तो आप समय समय पर ट्रेनिंग ले सकते हो, नई नई जो वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं, नई चीज़ें आती हैं, वो आपको सिखा दी जाती हैं। शैक्षिक योजना और प्रबंधन, यानी कि विद्यालयों में शैक्षिक कार्यक्रमों की योजना कैसे बनानी है, आपको पढ़ाने से पहले एक प्लान बनाना होता है, वो कैसे बनाना है वो आपको सिखाया जाएगा यहाँ पे। उसको मैनेज कैसे करना है स्कूल्स को, शिक्षा में सुधार के लिए क्या योजनाएं होनी चाहिए वो बनाता है। जिला स्तर पर क्या शिक्षा के मुद्दे हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या उसका सॉल्यूशन है, उसके ऊपर ये काम करता है, ठीक है। और पाठ्यक्रम विकास और सुधार, जो प्राइमरी लेवल का सिलेबस है वो क्या होना चाहिए, उसमें क्या सुधार आ सकता है, क्या टीचिंग मेथड होना चाहिए, क्या शिक्षा की सामग्री होनी चाहिए, उसके ऊपर भी ये काम करता है। फिर है शैक्षिक अनुसंधान, एजुकेशन पे रिसर्च करता है, लगातार शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च करता रहता है, खासकर प्राइमरी लेवल पे। स्कूलों में आने वाली जो समस्याएं हैं, बच्चों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उसका समाधान खोजता है। जो टीचिंग मेथड है और शिक्षण सामग्री है, उसके ऊपर इसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है कि एक अच्छा टीचिंग मेथड क्या है और अच्छी टीचिंग सामग्री क्या हो सकती है। फिर है सामुदायिक शिक्षा और विस्तार, तो ये जो डाइट संस्थान होते हैं ये स्थानीय समुदायों के साथ शिक्षा को जोड़ने का काम करते हैं जिला लेवल पर, ठीक है। जो जिला लेवल पर जितने भी लोग हैं, समुदाय के लोग रहते हैं, उन सभी को शिक्षित करना, उनके साथ जुड़ना, और जितने भी अभिभावक होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, और जो स्थानीय समाज के लोग हैं, उनको शिक्षा का महत्व बताना और सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम चलाना कि पूरे समुदाय को शिक्षित करना है। तो ये सारा काम ये करते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी कि शिक्षकों को डिजिटल तकनीक्स के बारे में अवगत कराना, स्मार्ट क्लास लेना सिखाना, टेक्नोलॉजी के बारे में बताना, आधुनिक समय में टीचिंग के क्या क्या उपकरण आ गए हैं, तकनीक आ गई हैं, उनका उपयोग कैसे करना है वो सब सिखाना, और मूल्यांकन कैसे करना है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों को पढ़ा तो रहे हो तो लेकिन उसका मूल्यांकन कैसे करोगे, ठीक है। विद्यालयों और शिक्षकों के प्रदर्शन का भी ये मूल्यांकन करता है कि भाई टीचर ने कितना अच्छा पढ़ाया, उस चीज़ को भी देखो ना। फिर है जिला स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी करना, किसी भी जिले में प्राइमरी लेवल की शिक्षा कैसी चल रही है, शिक्षा का लेवल क्या है, क्वालिटी कैसी है, उसको देखना। शिक्षकों की क्षमता को और बढ़ाना,
उसकी प्रभावशीलता को आंकना कि भाई कितना प्रभावशाली है टीचर पढ़ाने में। डाइट की जो संरचना है उसमें अलग अलग विभाग होते हैं इसके। एक तो प्रशिक्षण विभाग होता है जो शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करता है, जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है। और इसके अलावा पाठ्यक्रम विभाग होता है जो कि टीचर ट्रेनिंग सिलेबस जो होता है उसको तैयार करता है। एक रिसर्च वाला डिपार्टमेंट होता है अनुसंधान का, जो शिक्षा से रिलेटेड मुद्दे होते हैं, समस्याएं होती हैं, उनका समाधान ढूंढने के ऊपर काम करता है। फिर उसके बाद है मूल्यांकन विभाग, जो कि समय समय पर देखता है कि शिक्षा की गुणवत्ता कैसी है, टीचर कितना अच्छा है, विद्यार्थियों की कितनी प्रगति हो रही है। फिर सामुदायिक शिक्षा विभाग होता है जो कि इस चीज़ पे काम करता है कि शिक्षा को स्थानीय लोगों के साथ जोड़ना, जागरूक करना, पेरेंट्स लोगों को भी शिक्षा के साथ मतलब शिक्षा के साथ जोड़ना, स्थानीय लेवल पे जो नेता होते हैं उनको भी शिक्षा के साथ जोड़ना। तो बेसिकली डाइट का क्या योगदान रहा है, वो यही रहा है कि शिक्षकों का व्यावसायिक विकास हो, टीचर जो है वो प्रोफेशनली टीचर अच्छे से ट्रेंड होकर बने, ऐसे नहीं कोई भी उठ के आ गया। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो, ठीक है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो और मतलब अच्छे टीचर बने, और जो लोग पिछड़े समाज से आते हैं या स्पेशल बच्चे हैं उनको भी अच्छे से पढ़ाएं यार जो टीचर बनेंगे। और वही है आधुनिकता के साथ जोड़ना। फिर हमारा अगला टॉपिक है नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964 से 1966, जिसको कोठारी आयोग भी कहा जाता है। तो अब मैं आपको कोठारी आयोग के बारे में बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो समझते हैं क्या है कोठारी आयोग। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे कोठारी आयोग भी कहा जाता है, 1964 से 1966 के बीच में भारत सरकार ने इसको बनाया था। इसका काम था समाज के अंदर, देश के अंदर देखना क्या शिक्षा के अंदर क्या सुधार करने की जरूरत है। तो बेसिकली इसका नेतृत्व डॉक्टर देवप्पा कुंबारप्पा कोठारी, डीएस कोठारी शॉर्ट में याद कर लो, डीएस कोठारी ने इनका वो नेतृत्व किया था, जो उस टाइम के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख भी थे भाई, ठीक है। तो वो उनके नाम पे ही कोठारी आयोग इनको कहा जाता है। तो इसको कोठारी आयोग को 14 जुलाई 1964 को इसका गठन किया गया था, और इसने अपने रिपोर्ट 29 जून 1966, 2 साल तक पूरा देख के अच्छे से वो बताया। इसके अध्यक्ष थे ठीक है डीएस कोठारी, और इसके अंदर 17 मेंबर थे जो कि अलग अलग विशेषज्ञ थे, मतलब अलग अलग क्षेत्र के भाई विद्वान थे, और अलग अलग जगहों के शिक्षाविद लोग थे, वैज्ञानिक थे, सोशल वर्कर थे। तो इन्होंने क्या करा, इनका उद्देश्य था भारत की शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करना, भारत में जो शिक्षा चल रही है वो अच्छी है या नहीं है। फिर उसके बाद शिक्षा के माध्यम से कैसे भारत का विकास करना है उसके ऊपर काम करना, और शिक्षा में क्या सुधार लाने हैं उस पर काम करना। तो कोठारी आयोग के मुख्य उद्देश्य यही थे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विकास करना, एक ऐसी नीति बनाओ जो पूरे देश में आप शिक्षा का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको अच्छा करो, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास के बीच समन्वय, यानी कि शिक्षा को देश के विकास के साथ जोड़ो। शिक्षा होगी जब ही देश का विकास होगा। सामाजिक एकता, आर्थिक प्रगति, सांस्कृतिक उत्थान, ये तीनों चीजें जब ही होंगी जब आप शिक्षित होगे, शिक्षित भारत बनेगा। शिक्षा और समानता और न्याय, इसका मतलब है सभी वर्गों को समान रूप से शिक्षा मिले, खासकर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, एससी एसटी लोगों को पहले शिक्षा नहीं मिलती थी, तो उन लोगों को भी शिक्षा मिले। शिक्षा में गुणवत्ता सुधार, यानी कि जो ऑलरेडी जो शिक्षा चल रही है उसमें उसका सिलेबस चेंज करो भाई, टीचिंग का मेथड चेंज करो, मूल्यांकन की प्रक्रिया चेंज करो कि आप टेस्ट वगैरह जो साल में एक बार ही ले रहे हो और साल आप पूछ नहीं रहे क्या चल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर है वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाओ, थोड़ा साइंटिफिक दृष्टिकोण रखो यार, ऐसे नहीं कुछ भी पढ़ा दिया। और भाषा संस्कृति का भी ज्ञान दो, परंपराओं को भी पढ़ाओ, ठीक है, ये सब भारत की परंपरा क्या है ये सब सिखाओ। तो इसकी बेसिकली सिफारिश क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ। कोठारी आयोग ने बोला कि एक ऐसा शिक्षा का अपने को वो बनाना है जहाँ शारीरिक, मानसिक, नैतिक हर तरीके का विकास हो बच्चे का, सिर्फ पढ़ाना नहीं है, हर तरीके से बच्चे का विकास करना है। देश में एकता आए, ठीक है, समाज के अंदर सभी लोग एक दूसरे से जुड़ें, और आधुनिक विज्ञान से भी बच्चे मिलें कि भाई हाँ साइंटिफिक नॉलेज ले रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज ले रहे हैं। और इसने बोला कि सभी को फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए, 6 साल से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य रूप से, ठीक है, मिलनी ही चाहिए। और प्राथमिक शिक्षा जो होती है प्राइमरी लेवल की उसमें सुधार करो, और खासकर जो लड़कियां होती हैं उनकी शिक्षा को बढ़ावा दो, वो बहुत कम था ना उस टाइम पे। फिर है माध्यमिक शिक्षा, इन्होंने बोला माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के साथ जोड़ा जाए, यानी कि इस पे जो टीचर आएंगे वो बहुत अच्छे से वेल क्वालिफाइड प्रोफेशनली ट्रेंड हो, और थोड़ा पाठ्यक्रम जो है वो थोड़ा विविधता लाओ यार, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐड करो। कक्षा 10 तक बोर्ड परीक्षा को सीमित करना, यानी कि एक प्रॉपर 10वीं क्लास में जब आप जाओगे तो आप बोर्ड एग्जाम दोगे बाहर जाके अपने एक सेंटर से,
नैतिक और सामाजिक शिक्षा को भी जोड़ना, अच्छी बातें भी पढ़ाए जाना, ठीक है, ये सब भी था इसमें। फिर उसके बाद उच्च शिक्षा की बात करें यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो इन्होंने बोला कि भाई विश्वविद्यालय जो होते हैं ना उनके ऊपर भी ज़्यादा ध्यान दो और वहाँ पे अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दो, कि जो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो प्रोफेसर बनेगा अच्छे से रिसर्च वर्क करे, और इसके अलावा विज्ञान, टेक्नोलॉजी, मानविकी, ये सभी चीज़ों की, सभी सब्जेक्ट्स की उच्च लेवल की हाई क्वालिटी की शिक्षा दी जाए वहाँ पे। और शिक्षा के व्यावसायिक और रोजगार परक पहलुओं को बढ़ावा देना, यानी कि शिक्षा को इस तरीके से आगे बढ़ाओ कि लोग प्रोफेशनली ट्रेंड होके आए जिनसे उनको रोजगार मिले। व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा, छात्रों को प्रोफेशनल बनाना, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स उनके अंदर डालना। तकनीकी शिक्षा के लिए अलग से भी संस्थान बनाओ जहाँ आपको टेक्नोलॉजी की शिक्षा मिले, ठीक है। और शिक्षक शिक्षा, यानी कि जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको बढ़ाओ, शिक्षकों का वेतन बढ़ाओ, उनका जो काम करने की जो जो सिचुएशन है, कंडीशन है, उसमें सुधार करो, ठीक है। और शिक्षा के निवेश, यानी कि इंटरेस्ट कह रहा हूँ, इन्वेस्ट, सरकार जो है पैसा लगाए भाई शिक्षा के क्षेत्र में। जीडीपी का कम से कम 6% तो शिक्षा पे लगना चाहिए, जिससे शिक्षा को एक पैसा मिलेगा एजुकेशन के फील्ड में, तो स्कूल्स बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, टीचर्स आएंगे, ठीक है। और बोला 3 भाषा का फॉर्मूला चलना चाहिए इंडिया में। एक तो राज्य की मातृभाषा जो है हिंदी और अंग्रेजी, ये 3 लैंग्वेजेस आप बच्चे को सिखाओ। 1ली से 5वीं तक तो उसको राज्य की मातृभाषा में ही उसको पढ़ा दो। तमिलनाडु का बच्चा है तो तमिल में सिखा दो, ठीक है। कहीं नॉर्थ इंडिया का हिंदी में ही सिखा दो, आगे चल के इंग्लिश भी सिखा दो। तो बोला कि मातृभाषा पे जोर दो, जो मदर टंग है। समान शिक्षा प्रणाली मीन सभी लोगों को, सभी वर्गों को शिक्षा मिले समान रूप से, चाहे कोई शहर का है चाहे कोई गांव का है, इक्वल शिक्षा मिले भाई। शिक्षा के अंदर नैतिकता सिखाई जाए, सही गलत क्या है, धर्म की जानकारी दी जाए, सभी धर्मों का सम्मान करो, समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनो, ठीक है। ये सब चीज़ें बोली गई इसमें। तो इसका प्रभाव क्या हुआ कि भाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई 1968 में। इसकी सिफारिशें जो थी वो सारी की सारी लागू कर दी गई। 3 भाषा की नीति लागू कर दी गई। सरकार ने अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया। शिक्षा गांव हो चाहे शहर हो, हर जगह पर सेम जगह से पहुंचाई गई। टेक्नोलॉजी के विकास के लिए IIT और IIM जैसे बड़े बड़े संस्थान बनाए गए, ठीक है। तो भाई असर हुआ। फिर आता है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952। तो समझते हैं भाई सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में क्या था। तो इसको क्या कहा जाता है, मुदालियर कमीशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये नाम से पता चल रहा है आपको मुदालियर कमीशन, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर A लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। और इनका बेसिकली काम ये था कि 1952 में इसको बनाया गया था, सेकेंडरी लेवल पे जो शिक्षा होती है उसको सुधारना, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। माध्यमिक शिक्षा आयोग, इसको 23 सितंबर 1952 को बनाया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट 29 जून 1953 को दी थी। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर A लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। इनका काम था देश के अंदर सेकेंडरी एजुकेशन का विश्लेषण करना, सही से देखना कि क्या अभी स्टेटस है भाई, कैसा पढ़ाया जा रहा है सेकेंडरी लेवल पे, क्या ज़रूरत है, क्या सुधार होना चाहिए, ये सबको इन्होंने अच्छे से देखा। तो इनका यही उद्देश्य था कि भाई एक तो जो सेकेंडरी लेवल पर शिक्षा है उसकी गुणवत्ता में सुधार लाना, ठीक है। आधुनिक समय में जो ज़रूरतें हैं उसके अनुसार वहाँ पे पढ़ाया जाए। राष्ट्रीय एकता और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना, कि शिक्षा के द्वारा आप लोगों को जोड़ सकते हो। तो वो कैसे सेकेंडरी लेवल पे बच्चों को पढ़ाना है कि सभी में एकता की भावना आए। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रोफेशनल बनाओ भाई बच्चों को। तकनीकी शिक्षा भी दो, ये नहीं कि बस किताबें रटवा रहे हो, ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन का भी बढ़ावा यहाँ पे था कि भाई बच्चों को ऐसा कुछ पढ़ाओ कि जिससे वो जॉब भी करें आगे चल के। तो बेसिकली यही था, टीचर जो होते हैं वो और ज़्यादा दक्ष बने, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग और अच्छी करो। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने क्या सिफारिशें रखी, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो यही था, बच्चों का एक तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, एक अच्छा नागरिक के रूप में बच्चा तैयार हो, समाज की जिम्मेदारी क्या है, देश के प्रति उसकी जिम्मेदारी क्या है उसको वो समझे। और शिक्षा का ढांचा इसने क्या बताया था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले इसने लोअर सेकेंडरी स्टेज बताई, जो कि है 3 वर्ष का निम्न माध्यमिक स्तर, 3 साल तक जो है, ठीक है, 3 साल का जो है लोअर सेकेंडरी स्टेज होगा। फिर 4 वर्ष का जो है यहाँ पे उच्च माध्यमिक स्तर होगा, ठीक है। तो हायर सेकेंडरी स्टेज, जैसे कि आप 2 लेवल पे यहाँ समझ सकते हो, 6ठी से 8वीं तक जूनियर हाई स्कूल होता है और 9वीं से 12वीं तक हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ लागू कर दी गई इंडिया में। और सिलेबस में इसने बोला थोड़े चेंजेस लाओ, ठीक है। एक तो मातृभाषा पढ़ाओ भाई, जो भी आपकी मातृभाषा है, हिंदी पढ़ाओ राष्ट्रभाषा।
एक विदेशी भाषा भी पढ़ाओ अंग्रेजी, और गणित और विज्ञान पढ़ाओ। इसके अलावा कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी पढ़ाओ, संगीत हो गया, आर्ट, कला वगैरह, कृषि, वाणिज्य, हस्तशिल्प, ये हैंडीक्राफ्ट वगैरह ये सब भी पढ़ाओ। व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा दो भाई। वही है कि भाई टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज, जिसको करके आप आगे उद्योगों में काम कर सको, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में काम कर सको। और को करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स हो गया, योगा हो गया, व्यायाम हो गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम, डांस वगैरह हो गई, ये सब भी जोड़ो भाई, सिर्फ पढ़ाते मत रहो बच्चों को। फिर है नैतिक और धार्मिक शिक्षा भी दो, सही गलत की जानकारी, धर्म की जानकारी, देश के प्रति, एकता के प्रति जानकारी। शिक्षकों का प्रशिक्षण अच्छा हो, यानी कि चाहे प्री सर्विस हो या इन सर्विस हो, टीचर्स की ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, उनका वेतन सही होना चाहिए, उनको सम्मानजनक समाज में एक रिस्पेक्ट मिले, सभी की नज़र में वो अच्छे हों, उनकी नियुक्ति जो होती है टीचर की वो बहुत सही हो, एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट करो भाई टीचर्स को जब आप सेलेक्ट कर रहे हो, चयन कर रहे हो। शिक्षा में सुधार और प्रबंधन, तो विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात कम होता था, अक्सर होता क्या था, छात्र ज़्यादा होते थे, टीचर कम होते थे, तो ये चीज़ों में सुधार करो भाई, टीचर भी बराबर हो यार। विद्यालय प्रबंधन में स्थानीय निकाय और समाज की भागीदारी, यानी कि जो स्कूल है उसको मैनेज करने में गाँव के लोग भी सपोर्ट करें, ये नहीं है कि बस सरकार पर छोड़ दो सब। विद्यालय में मूलभूत सुविधाएँ हो, टॉयलेट है, पीने का पानी है और ग्राउंड है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और मूल्यांकन करना ये बहुत ज़रूरी है, बच्चे को जो पढ़ाया है उसकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए आप जो है कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन करो, समय समय पर यूनिट टेस्ट करो और टेस्ट लो, उसके हाफ ईयरली एग्जाम्स लो, जिससे कि वो रटेगा नहीं, वो समय समय पर वो चीज़ों को बताएगा। शिक्षा में समानता लाओ भाई, सभी वर्गों को, सभी समुदाय के लोगों के लिए इक्वली शिक्षा का अवसर होना चाहिए। बच्चियाँ जो हैं, लड़कियाँ हैं, उनकी शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दो, गांव और शहर की शिक्षा में ज़्यादा डिफरेंस ना हो। तो इसका प्रभाव क्या हुआ कि भाई एक तो सब्जेक्ट्स वगैरह जो हैं वो ज़्यादा मतलब ऐड किए गए और बच्चों को छूट दी गई, जो आपको सही लगता है वो चूज़ करो। टेक्नोलॉजिकल जो नॉलेज है, वो जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो बढ़ी, वो कोर्सेज बढ़े। विद्यालयों में को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जाने लगी, खेल, संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम, और शिक्षकों के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ थी ट्रेनिंग की वो ज़्यादा से ज़्यादा खोली गई। फिर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो ये 2020 की पॉलिसी है, लेटेस्ट है, अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है। भारत सरकार ने 29 जुलाई को इसको लागू किया था। तो बेसिकली आप भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ही छात्र हो भाई, एनईपी बैच, तो समझते हैं क्या है। समग्र और बहुआयामी शिक्षा, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए बच्चे का पूरा विकास होना, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, नैतिक रूप से, व्यावसायिक रूप से भी, ठीक है। व्यावसायिक वर्ड भी जुड़ रहा है कि आप ऐसा पढ़ो कि आपको आगे जॉब मिले। स्कूल और हाई स्कूल लेवल पे शिक्षा का जो वो है, उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो। समानता, यानी कि सभी वर्गों के लोग जो हैं उनको शिक्षा मिले। भाषा और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ाना, यानी कि भारतीय भाषाओं को पढ़ाओ, संस्कृति, भारत का जो कल्चर है वो शिक्षा के साथ जोड़ो। डिजिटल शिक्षा के बारे में यहाँ ज़्यादा बात की गई है कि क्योंकि 21वीं सेंचुरी का टाइम है, टेक्नोलॉजी से बच्चों को ज़्यादा पढ़ाओ और भारत को एक ऐसा सेंटर बनाओ, इंटरनेशनल लेवल पे आकर्षण का केंद्र बने। तो इसके अंदर स्कूली शिक्षा में सुधार करने के लिए एक नया मॉडल आया है जिसको 5+3+3+4 कहा जाता है। इसका मतलब होता है, सबसे पहले आता है 3 से 8 साल का जो बच्चा होगा वो प्री प्राइमरी जो लेवल पे होगा वो क्या करेगा, कक्षा 1 से 2 तक रहेगा। फिर है प्रीपेटरी स्टेज 8 से 11 वर्ष, यहाँ पे 3 से 5 जो कक्षा है वो होंगी। फिर मध्य चरण आएगा आपका 14 से मतलब 11 से 14 वर्ष, जहाँ पे कक्षा 6ठी से 8वीं में बच्चा रहेगा। फिर माध्यमिक चरण आएगा 14 से 18 वर्ष, जो 9वीं से 12वीं तक यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये 10+2 वाला मॉडल अब हट चुका है, अब ये वाला मॉडल चलता है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, आगे बढ़ते हैं। आंगनवाड़ी का विकास करो भाई। इन्होंने बोला कि भाई जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, ठीक है, उनको पहले आंगनवाड़ी में भी भेजो, फिर उनको प्री स्कूल जो होता है, स्कूल जाने से पहले उनको तैयार करो। बच्चों को कक्षा 5वीं तक, जहाँ तक संभव हो 8वीं तक भी मातृभाषा में ही शिक्षा दो। तमिल लैंग्वेज बोलता है तो तमिल में पढ़ा दो, बंगाली बोलता है बंगाली में पढ़ा दो, जिससे वो ईजिली समझ पाए। कक्षा 6ठी से बच्चों को थोड़ी व्यावसायिक शिक्षा भी दो, इंटर्नशिप वगैरह के लिए उनको नॉलेज दो, कुछ ऐसे वोकेशनल सब्जेक्ट्स पढ़ाओ। और शिक्षा के अंदर नैतिक मूल्य, ये तो देखो हर नीति का एक पॉइंट है, आपको अब सुन सुन के बोर हो गए होगे, ये चीज़ तो आएगी हर पॉइंट में। और जो आपकी उच्च शिक्षा है, जो कॉलेज लेवल की शिक्षा है, उसमें सुधार लाना। जो विश्वविद्यालय हैं और जो कॉलेज हैं उनको एकेडमिक, प्रशासनिक और वित्तीय सहायता प्रदान की जाए, उनको पूरा अच्छे से फंड मिले जिससे वो विकास हो शिक्षा में। 4 वर्ष का स्नातक कार्यक्रम हो, जो ग्रेजुएशन है उसको अब 4 साल की कर दी गई है, आप सभी जानते ही हो। पहले 3 साल का था ये, अब ये मॉडल में 4 साल की है आपकी जो ग्रेजुएशन है। 1 साल बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल बाद आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल तक पूरे करते हो ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी आपको, ठीक है। फिर है बहुविषयक शिक्षा,
यानी कि आपको जो एजुकेशन मिल रही है यूनिवर्सिटी लेवल पे उसमें अलग अलग आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिले। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और इन्होंने शोध को बढ़ावा दिया है। ठीक है, ये कहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करो, तो इसके लिए राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन बनाया गया है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जो शिक्षा के अंदर रिसर्च को बढ़ावा देता है। विदेशी विश्वविद्यालयों का आगमन, ये बोला गया है जो दुनिया में टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भारत में भी अपने परिसर खोलें, अपने कैंपस खोलें, ऐसा इन्होंने बोला है ताकि बाहर की भी एजुकेशन इधर आए। फिर है व्यावसायिक और कौशल आधारित शिक्षा, ऐसी शिक्षा दो जो प्रोफेशनल हो, जिसको करके कोई काम धंधा कर सके। फिर 6ठी क्लास से ही वोकेशनल सब्जेक्ट पढ़ाओ तो बच्चा 12वीं पास होकर कुछ कर तो लेगा। तो 2030 तक ये बोला गया है कि माध्यमिक स्तर मीन सेकेंडरी लेवल पर कम से कम 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा तो देनी ही है, कि भाई वो एजुकेशन ऐसी दो कि वो काम आए। और इसके अलावा जो टीचर एजुकेशन है, बीएड कोर्स होता है, उसको 4 साल का करने की बात इसी में ही कही गई थी। ठीक है, इससे पहले 2 साल की बीएड होती थी। तो 2030 तक ये लागू कर ही देना है कि आपको 2030 के बाद टीचर बनना है तो आपकी 4 साल की बीएड करी ही होनी चाहिए। ठीक है, और लगातार टीचरों की ट्रेनिंग के लिए नए नए कार्यक्रम चलाना, टीचरों को वो सम्मान देना, वेतन बढ़ाना, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल शिक्षा, इसको बढ़ावा देना। ये पॉइंट बहुत जगह आ चुके हैं, तो सिंपली आप यही यूज़ कर सकते हो। फिर है सभी वर्गों के लिए शिक्षा हो, लड़कियां हैं, SC ST OBC हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, सबको शिक्षा इक्वली मिले। लड़कियां और महिलाएं जो हैं उनको अलग से पैसा एलोकेट करो, उनको मोटिवेट करो, भाई वो पढ़ें, स्कॉलरशिप्स दो, उनकी मदद करो। इसके अलावा विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए अलग कॉलेजेस बनाओ, डिसेबल जो बच्चे हैं, ठीक है, ताकि वो अलग तरीके से एनवायरनमेंट में पढ़ सकें। और एक मूल्यांकन का नया तरीका आया, CCE, जिसको कहा जाता है सतत समग्र मूल्यांकन। मीन्स लगातार समय समय पर आप बच्चों की पर्सनैलिटी कैसी है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो क्या कर रहे हैं और उनकी शिक्षा कैसी चल रही है, और हर चीज़ को जोड़ के उसका वो एक मूल्यांकन करना पूरे साल का। बोर्ड परीक्षाओं में सुधार करना, कि बोर्ड परीक्षा ऐसी हो उसमें रटने की बजाय सीखने वाले प्रश्न डालो यार, ऐसी चीज़ें जो वो रट के ना जाए। और रिपोर्ट कार्ड जब बनेगा ना, तो अब उसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, उसकी एकेडमिक्स जो भी हैं वो सब का कॉलम डालो, ताकि बच्चा हर चीज़ में आगे बढ़े। तो इसका फ़ायदा यही होगा, शिक्षा में समावेशिता आएगी, सभी साथ लेकर चलोगे, सभी बच्चों को समानता, सभी वर्ग के लोगों तक शिक्षा पहुंचेगी, मातृभाषा में शिक्षा पहुंचेगी, क्षेत्र भाषा में शिक्षा पहुंचेगी, छात्रों को व्यावसायिक रूप से शिक्षा नॉलेज मिलेगी, उनके अंदर स्किल्स डेवलप होंगी। डिजिटल शिक्षा का दौर है, 21st सेंचुरी है, और तकनीकी साक्षरता में डिजिटल लिटरेसी जो है उसको बढ़ावा मिलेगा, शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार होगा। ये सब करके जो टीचर आएंगे वो बहुत अच्छे से वेल क्वालिफाइड होंगे। फिर अब मैं आपको नेशनल पॉलिसी एजुकेशन की 1986 वाली बताता हूँ। नई वाली तो आपने देख ली, अब पुरानी में क्या होता था वो समझ लो, बस फिर उसके बाद ख़त्म। तो ये भी 2020 वाली की जैसे ही थी, बट इसमें बहुत सारे बदलाव थे। ठीक है, ये राजीव गांधी जो हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय में इसको प्रस्तुत किया गया था, तो इसके बारे में बताता हूँ। पहली शिक्षा नीति 1968 के बाद कई चुनौतियां आई, जैसे अभी भी शिक्षा में समानता नहीं आई, लड़कियों की शिक्षा में अभी भी अभाव दिखा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ, ठीक है, वो लक्ष्य पूरे नहीं हुए। तो इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बनाई गई। तो इसका उद्देश्य था वही, भाई उद्देश्य लगभग सबके सेम है, SC ST OBC अल्पसंख्यक लोग सभी को शिक्षा तक पहुंचाना, गुणवत्ता में सुधार करना, राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक मूल्य, ये सारी चीज़ें कॉमन है जो आप पीछे पढ़ के आ रहे हो, कोई डिफरेंस नहीं, आप लिख सकते हो इन सब पॉइंट्स को। तो बेसिकली इसकी विशेषताएं समझते हैं क्या है। तो इसके अंदर बताया गया अर्ली चाइल्डहुड केयर पे ध्यान ज़्यादा दिया जाए, कि आंगनवाड़ी खोलो, बच्चे को स्कूल जाने से पहले की जो ट्रेनिंग है वो होनी, मतलब एक उसका विकास होना चाहिए 3 से 6 साल का जो बच्चा है। फिर है यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, 6 से 14 साल तक के जो भी बच्चे हैं फ्री शिक्षा मिलेगी, फ्री ड्रेस मिलेगी, फ्री ज्योमेट्री बॉक्स मिलेगा। बालिकाओं की शिक्षा को ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, गाँव में जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वो खोले जाएंगे, ये जो सेकेंडरी लेवल के जो स्कूल्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें सुधार किया जाए भाई, कि उसमें रिसर्च वर्क को ज़्यादा बढ़ावा दो, नई टेक्नोलॉजी लेके आओ, ठीक है। और ये शिक्षा में समानता, ये आप लिख सकते हो पॉइंट, ये इसकी सिफारिश थी। व्यावसायिक शिक्षा देना, जिसके लिए ITI जैसे संस्थान भी खोले गए, कि जहाँ पे आप ITI करके अच्छे टेक्नीशियन बन सकते हो, आप अलग अलग उसमें जो है वो फील्ड्स में जा सकते हो, कि आपको रोजगार मिलेगा, कुछ ऐसा कर रहे हो। कहते हैं ना ITI कर लो तो इससे कोई जॉब मिलती है, वो इसीलिए था कि आप ये चीज़ करके जो रोजगार वाले कोई कोर्सेज ऐसे लाओ। टीचर की ट्रेनिंग के लिए उनको इन सर्विस और प्री सर्विस दोनों ट्रेनिंग अच्छे से दी जाए, उनके गुणवत्ता में सुधार हो, ठीक है। जो टीचर है अच्छी क्वालिटी का टीचर आए, तो उसको जरूरी है ना, आपको ट्रेनिंग भी अच्छी क्वालिटी की देनी पड़ेगी, समाज में उसका सम्मान हो, ठीक है, उसको सुविधाएं जो टीचर्स को,
महिला शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जाए। महिलाओं को जो है ज़्यादा स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि महिलाओं को बढ़ावा नहीं दिया जाता था इतना पढ़ने के लिए। और प्रौढ़ और गैर औपचारिक शिक्षा, यानी कि जो लोग बहुत मैच्योर हैं, बड़ी एज के हैं, उनको भी शिक्षा दो यार। साक्षरता अभियान चलाओ, जो लोग मैच्योर हैं उनको भी शिक्षा दो। यानी कि जो लोग कामकाज वाले बच्चे हैं, जो वयस्क लोग हैं, जो स्कूल नहीं जा सकते, तो उन तक भी शिक्षा पहुंचानी है, ये इनकी सिफारिश रही। फिर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा देना। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आईआईटीज़ और खोली गई और उनका विस्तार किया गया। अलग अलग योजनाएं चलाई गई साइंस के प्रति, ताकि बच्चों का जो है इंटरेस्ट बढ़े। और ये मूल्य पढ़ाए गए स्कूल्स में, वही भाई कि आप अच्छे नागरिक बनो, अच्छे बच्चे बनो, देश को समझो देश, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भागो, सभी धर्मों का सम्मान करो, समाज सेवा करो। 3 भाषा में शिक्षा देना, मातृभाषा, हिंदी और अंग्रेजी। ये फॉर्मूला लगभग हर एक नीति में आपको देखने को मिलेगा। और प्राइमरी लेवल पर खासकर आपको मातृभाषा में पढ़ाना है। कोई अगर बच्चा कन्नड़ भाषा में पढ़ेगा, अगर वो वहीं का है कर्नाटका का, तो उसको ईजी में समझ आ जाएगा ना यार सारा कुछ। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ? 5 वर्ष की जो योजनाएं आती हैं, पंचवर्षीय योजनाएं, उसके ऊपर शिक्षा पे ध्यान दिया गया और शिक्षा के ऊपर खर्च बढ़ाया गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन चलाया गया कि जो 15 से 35 साल के जो लोग हैं उनको साक्षर बनाना, पढ़ा लिखा बनाना। नई नई शिक्षा की पद्धतियाँ आई, ऑडियो विजुअल्स उपकरण, टीवी, स्मार्ट जो वो मतलब जो चीज़ें होती हैं जिनसे आप समझा सकते हो बच्चों को और अच्छे से, रेडियो वगैरह हो गया, ऑडियो सुनाना। शिक्षा पर निवेश ज़्यादा किया गया। लक्ष्य बनाया गया कि जीडीपी का 6% तो कम से कम भाई एजुकेशन पे हम लगाएंगे। फिर इसको लगा कि थोड़ी बहुत कमियां हैं, तो इसको 1992 में अपडेट कर दिया गया। जब पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, 1992 में इसको अपडेट किया गया और प्रोग्राम ऑफ एक्शन नाम से इसमें नई चीज़ें जोड़ी गई। इसके अंदर ग्रामीण शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देने पर बात की गई। गाँव को पढ़ाओगे तो शहर अच्छा अपने आप हो जाएगा, शहर पे ध्यान दोगे, गाँव को छोड़ोगे तो देश का विकास नहीं होगा। शिक्षक प्रशिक्षण को प्राथमिकता देना कि टीचर अच्छे से ट्रेंड हो, ये मेक श्योर करना। और टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ हो शिक्षा में, इसके ऊपर ये 3 बातों पर ध्यान देना था। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन या टॉपिक थे, आप कर लो, इसी में से आएगा, आप बना के लिख सकते हो जो हेडिंग्स मैंने आपको दी हैं। और वीडियो अच्छी लगी, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।